हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री। और क्लास 12 केमिस्ट्री में हमारा चैप्टर चल रहा था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को ही आगे हम आज कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, अपने लास्ट लेक्चर में हमने कोऑर्डिनेशन नंबर 6 से रिलेटेड कुछ कंपाउंड्स के बारे में बात की थी। उनके ज्योमेट्री, उनके हाइब्रिडाइजेशन के बारे में हम बात कर रहे थे। तो आपको कुछ होमवर्क भी दिया गया था, तो उसे हम आज देख लेंगे। तो यहाँ पर काफी सारे टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिए थे अपने लास्ट लेक्चर्स में, है ना। एक बार टॉपिक्स देख लेते हैं। जैसे हमने एडिशन कंपाउंड के बारे में बात की, डबल सॉल्ट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में बात की, ठीक है। फिर हमने सेंट्रल मेटल एटम लिगेंड क्या प्रॉपर्टीज है वो देखा। फिर हमने लिगेंड का क्लासिफिकेशन देखा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको याद रखना है कि चार्ज के बेसिस पर पॉजिटिवली, नेगेटिवली और न्यूट्रल चार्ज्ड लिगेंड हमारे पास होते हैं। न्यूट्रल में कोई चार्ज नहीं होता, ठीक है। वाटर के लिए जैसे अगर हम नोमेनक्लेचर करें तो वाटर के लिए एक्वा लिखा जाता है। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर डेंसिटी के बेसिस पर मोनोडेंटेट, बायोडेंटेट, पॉलीडेंटेट। अच्छा, कई बार जो है बच्चों इस तरीके से पॉलीडेंटेट से बायोडेंटेट, दो डोनर साइट, पॉलीडेंटेट लिगेंड या ट्राइडेंटेट लिगेंड से भी क्वेश्चन आता है कि इसके पास कितनी डोनर साइट है। तीन है और तीनों क्या कर रहे हैं, मेटल के साथ बॉन्ड बना रहे हैं। तो ये क्या कहा जाएगा, ट्राइडेंटेट लिगेंड, या इसको पॉलीडेंटेट लिगेंड में भी हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है। फिर हमने किलेटिंग लिगेंड्स, एम्बीडेंटेट, फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड के बारे में बात की। ऑक्सीडेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे फाइंड करेंगे हमने ये देखा। फिर नोमेनक्लेचर के लिए रूल्स हमने देखे। फिर यहाँ पर हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे नोमेनक्लेचर से रिलेटेड। फिर वर्नर्स थ्योरी के बारे में बात की, इसके क्या पोस्टुलेट्स थे, क्या डिमेरिट्स थी, है ना, ड्रॉबैक्स क्या थी, वो डिस्कस कर लिया था हमने ड्रॉबैक्स के बारे में। फिर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में हम बात कर रहे थे। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर कर रहे थे। हम देख रहे थे कैसे हम हाइब्रिडाइजेशन, मैग्नेटिक नेचर, ये सारी चीजें कैलकुलेट, एग्जाम में क्वेश्चन आता भी है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर दो चीजें हमने देखी कि अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हमारे पास है तो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होगी, और अगर लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड नहीं है, यानी कि वीक फील्ड लिगेंड है, तो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं होगी। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए उनमें लगभग सब में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ही हमने देखा, ठीक है। तो सब में पेयरिंग ही हो रही थी। लेकिन हाँ, शायद एक दो क्वेश्चन ऐसे किए हमने जहां पर, हाँ जैसे ये वाला क्वेश्चन है, तो यहाँ पर हमने देखा ये क्या है, वीक फील्ड लिगेंड, है ना। वीक फील्ड लिगेंड के बारे में बात की। अच्छा, यहाँ पर हम देख रहे थे कि हाइब्रिडाइजेशन, कोऑर्डिनेशन नंबर, ज्योमेट्री, मैग्नेटिक नेचर, ये सब हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे। तो दो क्वेश्चन हमने पहले कर लिए थे, ये एक्सेप्शनल केस था, ये भी देख लिया था। लास्ट लेक्चर में हमने कुछ और क्वेश्चन किए थे, जैसे ये वाला क्वेश्चन किया था, ये वाला क्वेश्चन किया था, और ये आपको होमवर्क के लिए दिया गया, तो कर लिया होगा आपने ये भी। तो एक बार इसको कर लेते हैं हम यहाँ पर सॉल्व। तो चलिए, तो यहाँ पर Fe 3d6 4s2, क्योंकि इसका अटोमिक नंबर कितना होता है, अटोमिक नंबर होता है 26, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेंगे, x+0 = 2, x कितना आ गया, +2, तो ये हो गया Fe+2 = 3d6, ठीक है। बाकी अगर हम यहाँ पर बात करें कोऑर्डिनेशन नंबर की, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6 आ रहा है। तो 6 में हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, D2sp3 या sp3d2, ठीक है। ज्योमेट्री होती है ऑक्टाहेड्रल। बाकी तो हम यहाँ पर फाइंड कर लेंगे। तो देख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलो, अगर लीगेंड की बात करें हम यहाँ पर, जो हमारे पास H2O है, ये किस तरह का लीगेंड है। अगर हम H2O की बात करते हैं तो बच्चों ये एक वीक फील्ड लीगेंड, ठीक है। वीक टू मीडियम फील्ड लीगेंड ये होता है, तो हम इसको वीक फील्ड लीगेंड ही बोलेंगे। तो यहाँ पर नो पेयरिंग, नो पेयरिंग, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कोई पेयरिंग नहीं हो सकती ना। कैसे होगी, वीक फील्ड लीगेंड है, तो वीक फील्ड लीगेंड में पेयरिंग नहीं होती है। तो जब हम बनाएंगे इसे तो बनेगा कैसे, अगर आप ध्यान से देखें,
ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास 3D, 4s, 4p। 3D में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4 5 और 6 इलेक्ट्रॉन है। अब ये एक क्या है? वीक फील्ड लिगेंड है, तो यहाँ पर पेयरिंग तो नहीं होगी। ठीक है, और हमें कितने वेकेंट ऑर्बिटल चाहिए? 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है, यानी कि इज इक्वल्स टू 6 वेकेंट ऑर्बिटल्स। तो 6 वेकेंट ऑर्बिटल्स हमें यहाँ पे चाहिए। कैसे बनाएंगे? देखिए 6 कैसे मिलेंगे हमें? ठीक है, तो ये हो गया 3D, 4s, 4p और 4d। ठीक है, चलो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन हो। तो अब हमें यहाँ पर 6 ऑर्बिटल्स मिल गए हैं क्या? हाँ बिल्कुल, एक ये रहा, 2 3 4 5 6 यहाँ तक। यहाँ पर हमें क्या मिल गए हैं? ये क्या है? sp3d2। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गया यहाँ पे? sp3d2। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर बात करें हाइब्रिडाइजेशन की, हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3d2। ज्योमेट्री क्या होगी? ऑक्टाहेड्रल। ठीक, और अगर हम यहाँ पर देखें, क्या दिख रहा है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर प्रेजेंट है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यानी कि ये कैसा हो जाएगा? पैरामैग्नेटिक। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ना हो तो हो जाएगा डायमैग्नेटिक। ठीक है, दूसरी चीज यहाँ पर क्या दिख रहा है? क्या ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है या आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स? तो देखो यहाँ वाला यूज हो रहा है ना, तो ये क्या हो गया? आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, क्या हो गया है? ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इजी था ये क्वेश्चन। क्या यहाँ इस क्वेश्चन में कुछ भी ऐसा था जो समझ में ना आया हो? ऐसा तो कुछ भी नहीं था, है ना, बहुत इजीली। ठीक है, तो बहुत इजीली ये क्वेश्चन हो गया, क्योंकि बहुत इजी ये था। क्या था? हमें ये पता है कि H2O क्या है? हमारा एक वीक फील्ड लिगेंड है। वीक फील्ड लिगेंड है, तो यहाँ पर पेयरिंग तो बिल्कुल नहीं होने वाली। ठीक, तो पेयरिंग नहीं होगी, तो हमारे पास ये था 4D इलेक्ट्रॉन। ये जो वेकेंट, तो हमें 6 चाहिए ना, 6 ऑर्बिटल चाहिए वेकेंट। ठीक है, फिर हमने इसके बाद बात की बच्चों कि अबे हाइब्रिडाइजेशन क्या है। हाइब्रिडाइजेशन हमने देखी, तो हाइब्रिडाइजेशन के लिए 1 2 3 4 5 6 ऑर्बिटल दिए हैं, तो क्या बन गई है? sp3d2। ठीक है, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन ये हो गई। यहाँ पर ज्योमेट्री की बात करें तो 6 जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर है, वहां पर ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल। क्लियर। फिर हमने देखा यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यानी कि मैग्नेटिक नेचर की बात करें तो ये कैसा है? पैरामैग्नेटिक इन नेचर। ठीक है, कैसा है?
पैरामैग्नेटिक नेचर का ये है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन में इतनी सारी चीजें हमने फाइंड कर ली है। अगर आपसे पूछा जाए कि आप इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालिए, तो क्या आप इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं? तो देखो, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर की अगर हम बात करें EAN, तो पहले तो आपको इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। हम हर बार इसके फॉर्मूले को डिस्कस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, है ना। आपसे कभी भी कोई कोऑर्डिनेशन, कोई भी कॉम्प्लेक्स दे दिया जाएगा और बोल दिया जाएगा इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालिए, तो आप कैसे निकालेंगे? तो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। फॉर्मूला है Z, यानी कि एटॉमिक नंबर प्लस 2 इंटू नंबर ऑफ लिगेंड्स माइनस ऑक्सीडेशन नंबर। तो ये फॉर्मूला है। तो आप क्या कर लेंगे, Z की जगह पर क्या रख लेंगे, 26, 26 होता है आयरन, आयरन का, प्लस 2 इंटू लीगेंड्स कितने, 6, 2 इंटू 6 12, माइनस ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +2। इजीली आ जाएगा शायद 36 ऐसा कुछ आ जाएगा यहाँ पर इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, जो आप फाइंड कर लेंगे। क्लियर? चलिए, तो ये फॉर्मूला भी है, आप चाहें तो इसे नोट करके दोबारा से, वैसे आपने पहले का तो ये किया हुआ है हमने सॉल्व, तो आपको पहले से भी ये नोट किया हुआ होगा। अगर नोट नहीं किया है तो आप इसे नोट कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए, तो इतना आप नोट कर लीजिए, फिर आगे बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। चलिए, इतना तो कंप्लीट हो गया है। अब आगे बढ़ते हैं। बाकी ये इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आपने नोट कर लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कुछ एक्सेप्शन पॉइंट, है ना, एक्सेप्शन या इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक्सेप्शन बोले या हम बोले इंपॉर्टेंट। क्या है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट? देखते हैं इनको। पहला है स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड, यानी कि लिगेंड की जो स्ट्रेंथ है वो वेरी करती है सेंट्रल मेटल एटम के Z इफेक्टिव। ठीक है, क्लियर? स्ट्रेंथ ऑफ अ लिगेंड Z इफेक्टिव, जिसको हम न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं, न्यूक्लियर चार्ज ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। हम जानते हैं CMA किसे कहा जाता है, सेंट्रल मेटल एटम है, उसी को तो हम बोलते हैं CMA। ठीक है, तो स्ट्रेंथ ऑफ अ लिगेंड वेरीज विद Z इफेक्टिव, यानी कि न्यूक्लियर चार्ज ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। यानी कि अगर मान लो Z इफेक्टिव ज्यादा है तो लिगेंड की स्ट्रेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, किसी भी कोई भी कॉम्प्लेक्स हमने ले लिया, उसमें Z इफेक्टिव अगर ज्यादा है तो सेंट्रल मेटल एटम का Z इफेक्टिव अगर ज्यादा है तो स्ट्रेंथ की जो सॉरी लिगेंड की जो स्ट्रेंथ है वो भी ज्यादा होगी। ठीक है, दूसरा है और अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट भी है, आपको ध्यान रखना है कि 4D और 5D सीरीज जो है, 4D सीरीज आप जानते हैं, 5D सीरीज आप जानते हैं। 4D और 5D सीरीज के लिए सारे लीगेंड जो हैं वो एक्ट करते हैं एज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड। सारे लीगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड की तरह एक्ट करेंगे। किस वजह से? उनके Z इफेक्टिव की वजह। ठीक है, और 4D and 5D series all the ligands act as strong field ligand। ठीक है, क्यों लिख सकते हैं हम
जैसे कि हमने बात की किस वजह से, हमने कहा था ना Z इफेक्टिव की वजह से, ड्यू टू देयर Z इफेक्टिव यानी कि न्यूक्लियर चार्ज। ड्यू टू देयर Z इफेक्टिव। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोनों, ये आपको नोट कर लेने हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो ऐसा लिख सकते हैं, देयर Z इफेक्टिव था लेकिन हाई है ना, हाई Z इफेक्टिव यानी कि न्यूक्लियर चार्ज फॉर दी सीरीज। चलो ये थे 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्लियर। अब ये जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड है इनके बारे में बात कर लेते हैं कि है कौन कौन से लीगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड या वीक फील्ड कौन कौन से हैं, ये हम देख लेते हैं। इसको हम इस टेबल से समझ लेंगे। अगर हम बात करते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड, देखो NCS, NH3, NO, CO, CN, pyridine और EN, ये हमारे सारे क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड, जहां से हमें EN बहुत बार देखने को मिलता है, CN बहुत बार देखने को मिलता है, NH3 बहुत बार देखने को मिलता है ना। अभी तक जो भी हमने कॉम्प्लेक्सेस देखे उन सब में ये था जिसमें CO और NO भी बहुत बार देखने को मिलता है, ठीक है। इसके अलावा कुछ ऐसे हैं जो हमें अभी तक हो सकता है देखने को ना मिले, लेकिन ये हमें ध्यान रखना है कि ये क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड होते हैं। वीक फील्ड की बात करें तो हमें काफी H2O देखने को मिलता है। ऐसा H2O हमने एक क्वेश्चन भी करा, अभी H2O वाला किया था, अभी क्वेश्चन H2O से रिलेटेड, है ना। तो अभी हमने ये क्वेश्चन किया था जहां पर H2O को हमने क्या लिया, एक वीक फील्ड लीगेंड लिया। क्यों लिया, H2O क्या है, वीक फील्ड लीगेंड है। या हम C2O4 2 नेगेटिव की बात करें, इसको भी हम बहुत यूज करते हैं ना, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में देखने को मिलता है। Cl बहुत देखने को मिलता है, Cl बहुत देखने को मिलता है। Cl वाले कंपाउंड, आयोडीन, ये कंपाउंड हमें बहुत देखने को मिलते हैं। इसके अलावा हम बात करें NO3, ये वाले कंपाउंड भी हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये सारे क्या है, हमारे वीक फील्ड लीगेंड। अब जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड है वहां पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होती है स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड में, ये इंपॉर्टेंट है। वहीं अगर हम अपने वीक फील्ड लीगेंड की बात करें तो यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग यहाँ पर नहीं होती है, जो कि हम पढ़ चुके हैं, है ना। देखो अगर हमने पहले ही पढ़ लिया तो हमें ये याद करने में कितनी आसानी हो रही है, हम बहुत इजीली इसे याद भी कर सकते हैं इन सारे लीगेंड को, स्ट्रॉन्ग फील्ड कौन सा है, वीक फील्ड कौन सा है, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ लिया है और क्वेश्चन भी कर लिए हैं, क्लियर। चलिए, तो अब आपको क्या करना है, इतना देख लेना है, ये टेबल बना लेनी है, ये नोट करने हैं और इनको लर्न भी करना है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए, क्लियर है। चलो, तो आपको सिंपल सा ये नोट कर लेने हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड और वीक फील्ड लीगेंड्स को, ठीक। चलिए, तो नोट कीजिए और लर्न भी कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। अगर मान लो ऐसा कुछ क्वेश्चन आपको दे दिया जाए, ऐसा कुछ क्वेश्चन आपको दे दिया जाए जहां पर लीगेंड हमने लिया है NH3, ठीक है। तो आपसे पूछा जाए यहाँ पर ये NH3 क्या है, तो हम जानते हैं, अभी हमने पढ़ा है ना, NH3 क्या है, एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड है। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि फॉर Fe+2, Mn+2 और CO+2, इन केसेस में NH3 will act as weak field ligand, तो ये कुछ केसेस हैं, जैसे अगर Fe+2 है या Mn+2 में है या CO+2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो NH3 जो है एक वीक फील्ड लीगेंड की तरह एक्ट करेगी, ठीक है। जबकि हम जानते हैं जनरली NH3 कैसा है, एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड है,
लेकिन यहाँ पर ये एक्ट करेगा एज अ वीक फील्ड लिगेंड। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि यहाँ पर ये वीक फील्ड लिगेंड की तरह एक्ट कर रहा है, तो यहाँ पर पेयरिंग होगी क्या? पेयरिंग नहीं होगी। पेयरिंग तब होती जब ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह एक्ट करता। तो यहाँ पर तो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह एक्ट कर ही नहीं रहा। जैसे अगर हम बात करें Fe+2 स्टेट में है, ये हो जाएगा 3D6, 4s2 था ना, तो 3D6 ही रहेगा। अगर हम यहाँ पर ये ड्रॉ करेंगे, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन अगर हम इसकी फाइंड करनी है, ये हो गया 1 2 3 4 5 और 6, यह 3D 4s 4p। ठीक है, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है ना, कोऑर्डिनेशन नंबर तो 6 है। यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर जो थे, देखो ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, ये NH3 क्या हो जाता है, 0 है ना, यही तो आएगा। अगर हम निकाले ऑक्सीडेशन नंबर x + 0 × 6 इज इक्वल्स टू +2। x कितना हो गया, +2। ऑक्सीडेशन नंबर तो कितना आ गया, +2 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये आ गया 3D6, 4s2 था तो +2 है ऑक्सीडेशन नंबर। क्लियर, चलो, तो ये आ गया 4s 4p। अब यहाँ पर क्या होगा, अब आगे देखो, ये आ जाएगा बच्चों 3D, ठीक है, 4s 4p, और आ जाएगा यहाँ पर 4D। ठीक है, 3D 4s 4p और 4D। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की फिलिंग 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन की तो फिलिंग हो रखी है। चलो, अब हमें क्या करने, 6 और चाहिए ना, तो 1 2 3 4 5 6 यहाँ तक आ जाएगा। तो ये बन गया, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गई, sp3d2 आ गई। ज्योमेट्री क्या हो गई, ऑक्टाहेड्रल। ज्योमेट्री क्या है, ऑक्टाहेड्रल है। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है। दूसरा ये क्या है, देखो यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, तो ये क्या है, पैरामैग्नेटिक। ये वाले डी यूज हुए हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, बाकी हाइब्रिडाइजेशन तो हमने देख ही ली है, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर है। कोऑर्डिनेशन नंबर को क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है यहाँ पर, कोऑर्डिनेशन नंबर है 6, ध्यान रखना है। बाकी ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लिया। अगर इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालना हो यहाँ पर तो हम फाइंड कर लेंगे, बहुत आसान है। Z यानी कि 26 + 2 × 6 इज -2 कर लेंगे। इस तरीके से इजीली निकल जाएगा। खैर खैर इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इजीली हम फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये कर लेना है। बस ध्यान रखना है कि Fe, Mn और CO के केस में, जब ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर NH3 वहां पर है, तो NH3 विल एक्ट एज वीक फील्ड लिगेंड। ये एक वीक फील्ड लिगेंड की तरह एक्ट करेगा। यहाँ पर क्या होगा, नो पेयरिंग विल अकर, कोई पेयरिंग यहाँ पर नहीं होगी इस केस। क्लियर है, चलिए, तो कोई पेयरिंग नहीं हो रही है, इस वजह से तो ये क्या है, पैरामैग्नेटिक नेचर का। क्लियर है, चलिए इतना आपको नोट करना है, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।